बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा रियाज। वेलकम टू मेहमान ख़ास। आज का शो बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहरिश। डॉक्टर सहरिश पाकिस्तान की वो पहली फ़ीमेल डॉक्टर हैं जिन्होंने माइक्रोब्लेडिंग को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। और डॉक्टर सहरिश ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची और लाहौर में खूब नाम कमाया। तो वेलकम टू द शो डॉक्टर सहरिश। थैंक यू सो मच इकरा, हाउ आर यू? आई एम फ़ाइन। आप बताएं, आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे जहन में और पर्सनली मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि डॉक्टर बनना आपका शुरू से ख्वाब था या आपने सोचा इंटरमीडिएट के बाद कि आप डॉक्टर बनेंगी? नो, इट वाज लाइक अ ड्रीम। ऐसे लगता था कि देयर वाज नो अदर वे। सो दिस इंस्पिरेशन हैज़ बीन इंस्टिल्ड बाय माय मदर, सो शी हैज़ सेट दैट पाथ। ओके, तो डॉक्टर सहरिश, हमारे नाजरीन ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी सक्सेस का क्या सीक्रेट है? माशाल्लाह आपने इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा नाम कमाया और यू आर वेरी सक्सेसफुल इन योर फील्ड। Alhamdulillah, it's a blessing from Allah, and I think I value my time. Since childhood, being science student, you are always under the burden of exams and assessments, and then cherry on the top. When you get admission in medical school, then there is no other way. Like you have to manage your things, and there is a plethora of books, and you just realized you can't attend the weddings of your cousins. I still remember I had missed my sister's engagement due to my physiology exam. So that period of 5 years and the adjustment in that period turns you to the painstaking individual. I think I'm a voracious reader. I keep on learning all the time. I'm always open to learn, and I just love what I do, and that's the secret. That is the secret of any career. मतलब अगर आप अपने जो आप काम कर रहे हो and if you relish your job, so I think one can be successful. यानी आपने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं इस सक्सेस को हासिल करने के लिए। Yes, there is a lot of hard work and dedication, of course. तो डॉक्टर सहरिश, आपके जहन में कैसे आया कि पाकिस्तान की अब पहली फ़ीमेल डॉक्टर हैं जिन्होंने माइक्रोब्लेडिंग को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया? इंट्रोड्यूस करवाते हुए क्या आपके जहन में ये ख़दशात थे कि आप इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, आवाम को अभी इसके बारे में इतना नहीं पता, अगर इन्होंने एक्सेप्ट ना किया? अक्सर आपके जहन में ख़यालात होते हैं, तो आपने क्या सोचा था? कैसे कूप अप करेंगी इसको, क्या करेंगी, कैसे लेके चलेंगी? आई थिंक मैं बहुत रिस्क लेती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों में. सो ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग्स इन यूरोप, व्हेन आई वाज देयर, एंड at that time it was also very new to me, the things about the micropigmentation or microblading, और मुझे ये बड़ा इंट्रीग किया उस टाइम ना. तो मैंने सोचा वाई नॉट इन पाकिस्तान, हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती. सो देन आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान. मैंने कहा चलो इंट्रोड्यूस करके देखते हैं. सिंस एक डिज़ीज़ होती है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस या एलोपेशिया एरेटा, उसमें होता है क्या है, ओवरऑल पेशेंट की आईब्रोज भी चली जाती हैं, लैशेस भी चले जाते हैं, उसके बाल भी नहीं होते. सो कीपिंग दोज पीपल इन माई माइंड apart from the cosmetic clinically, so I wanted to give something to restore. So basically it was such a gratifying feeling कि अगर किसी की eyebrows नहीं है और आप with this science and art you just merge this thing, you know, being female, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितने मर्जी इंजेक्टेबल्स करा लें, अगर आपकी आईब्रोज मुझे लगता है परफेक्ट नहीं है, आपका आई फ्रेम जो है, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज यूजिंग आवर एक्सप्रेशंस, तो वो चीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती. इट्स अ वंडरफुल ट्रीटमेंट रिगार्डिंग ईदर इट्स या कॉस्मेटिकली डिमांडेड और क्लिनिकली. सो क्लिनिकली तो जिस तरह मैंने बताया कि एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस टाइप के पेशेंट्स के लिए दिस इज़ वंडरफुल. देन कॉस्मेटिकली जिन लोगों की परफेक्ट शेप्स नहीं होती, सो पीपल जस्ट लव्ड इट. बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, और साइमल्टेनियसली इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैंने इसकी ट्रेनिंग्स भी ऑफ़र करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि आई वाज द ओनली वन हु हैज़ बीन डूइंग दैट. तो मुझे लगा कि नहीं, इट शुड बी कॉमन इन डिफरेंट सिटीज़. नाउ इट्स वेरी कॉमन. Now it's very common, and alhamdulillah I have a lot of students who are doing a wonderful job in their respective cities. ये सबसे फ्रंट पे सबसे बड़ा ये ट्रेंड है जो आपने सेट किया, और अब तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन पायनियर तो आप ही हैं. Yes, I take a pride in that too. ओके, तो आप मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में कब से घूम रहा था, जब मैंने सोचा मैं आपका इंटरव्यू करूंगी तो मैंने कहा कि आपसे ये वाला क्वेश्चन तो मैं लाजमी करूंगी. मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो आपके क्लिनिक में आते हैं, आपके पास आते हैं स्किन ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो ज़्यादातर स्किन इश्यूज़ क्या होते हैं जो आपने मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी अवाम आपने देखे हैं कि ये स्किन इश्यूज़ तो हर 2 में से एक
को ये स्किन इशू तो लाजमी होता है? अच्छा इकरा, सिंस आई एम वर्किंग इन 2 different markets, Karachi and Lahore, both markets are entirely different. सिंस इट्स अ वन कंट्री, लेकिन दोनों जो सिटीज़ के लोग हैं उनके कल्चर्स और उसमें मुझे बड़ा मतलब आई कैन ऑलवेज़ मेक अ कंपैरिजन, क्योंकि मैं बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रही होती हूँ। तो कराची में जो टाइप्स ऑफ पेशेंट्स हैं दे आर मोर एंटी एजिंग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स, उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादातर अपने साइंस ऑफ एजिंग के लिए फिटनेस फ्रीक लोग हैं वहाँ पे, और वो अपने ऑफ कोर्स अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने आप को मेंटेन करने वाले ट्रीटमेंट्स को सीक आउट कर रहे होते हैं। वाइल हेयर इन लाहौर क्या हो रहा होता है कि पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट्स आर मोर। लाहौर में मैंने एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली देखी है, लोगों ने बहुत मिक्स्ड क्रीम्स वगैरह यूज़ करके अपनी स्किन जो है वो तबाह की हुई है। सो वो ज़्यादातर मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, इस टाइप के इशूज़ के बहुत पेशेंट्स आते हैं। अब आपने मिक्स क्रीमों वाली की बात की है तो मेरे ज़हन में एक सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत जो हमारी आम ख़वातीन होती हैं, घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो अक्सर पार्लर्स में चली जाती हैं, सैलून्स में चली जाती हैं, जहाँ पर उनको वो जो पार्लर्स में उनको डील कर रही होती हैं, वो उन्हें ना 5 to 6 क्रीम्स का मिक्सचर दे देती हैं एंड कहती हैं भाई आपको वाइटनेस, आपको फेयरनेस यकीनन मिलेगी। तो आप हमारी आवाम को क्या, स्पेशली घरेलू ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी कि ये उनके लिए कितना हार्मफुल है, और आप उनको क्या मैसेज देंगी कि आप ये बिल्कुल यूज़ नहीं करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है? इतनी अवेयरनेस डिफरेंट चैनल्स पे हम लोग भी दे चुके हैं, डिफरेंट स्किन एक्सपर्ट्स भी आते हैं, हमेशा वाइटनिंग क्रीम्स के इतने साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाते हैं। मुझे लगता है अब तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो जानी चाहिए, और हमेशा याद रखें कि आपको अपने जो स्किन कंसर्न्स हैं जितने भी, वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल से अपनी प्रिस्क्रिप्शन लें। लाइक अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, तो अपने नियर बाय डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके आप एक दफ़ा अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें। मैं ये नहीं कह रही हर दूसरे दिन आप पहुँचे हों, लेकिन साल में एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर। उसकी वजह यह है कि गर्मियों की रिजीम अलग होती है, सर्दियों में यू नीड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो स्किन सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है वेरी करती है। सो एक दफ़ा अपनी प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें एंड डोंट बी फूल्ड बाय अनक्वालिफाइड पीपल। इन द एंड इट्स योर स्किन, यू शुड नॉट रिस्क इट। और ये जो स्पेशली मिक्सचर्ड क्रीम्स का एक जो बहुत फेमस फार्मूला है, वो बिल्कुल आपको मैजिक वांड की तरह आपको एक गोरा रंग तो शायद दे देगा, लेकिन उसके बाद जो डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट्स हैं दे वुड बी वेरी हार्ड टू डील। उसमें आपकी स्किन जो है वो बहुत पतली हो जाती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, इट्स सो टेंडर कि आप टच करते हैं तो आपको ब्रूज आ जाता है। सो इस तरह के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं वाइटनिंग क्रीम्स के। अपार्ट फ्रॉम दीज साइड इफ़ेक्ट्स आपको हेल्थ रिलेटेड भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन हो जाती है, क्योंकि इतना पोटेंट स्टीरॉयड उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड स्टीरॉयड होता है, जो इतना वैसे रेडीली अवेलेबल नहीं होता, वो कॉस्मेटिक स्टोर्स पे जाके वो लोग बाय कर रहे होते हैं। क्लोबीटा वोल जो है, जो इसमें स्टीरॉयड का मैंने नाम भी बता दिया, तो वो यूज़ हो रहा होता है बेसिकली। सो उसके जो हेल्थ रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें नर्वस सिस्टम को भी वो इंटरफेयर कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको सोचना चाहिए, सिर्फ गोरा होना ही प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो इन समर सीजन व्हाट आर द मोस्ट स्किन प्रॉब्लम पीपल आर हैविंग? समर सीजन में एक्नी इज़ वन ऑफ द कॉमन इशू बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ योर हाइजीन लेवल, एंड ऑफ कोर्स जो स्कूल और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं एंड दे डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्लिनजर दे शुड यूज़। अगर ऑयली स्किन है तो वो क्रीमी फॉर्म का मिक्सचर जो क्लिनज़र है या सोप है वो यूज़ कर रहे होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप के मुताबिक आपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपको अपनी स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सो दैट आप गलत चीज़ें यूज़ ना करें जिससे आपकी स्किन को इफेक्ट ना हो और आपकी स्किन डैमेज नहीं हो। अभी इतने सारी वैसे ऑनलाइन भी अवेयरनेस हो गई है, और समटाइम्स आई एम गेटिंग पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी पता होता है। मतलब व्हेन आई स्पीक अबाउट द इंग्रेडिएंट, एंड देयर वाज अ टाइम जब मुझे बहुत मेहनत करके बताना पड़ता था कि ये रेटिनॉल होता है, ये विटामिन सी होता है, इसको ऐसे लगाना है। नाउ पीपल आर टेलिंग मी वी नो वी कांट यूज़ विटामिन सी विद रेटिनॉल, एंड आई फील सो अमेज्ड। मैं कहती हूँ कि चलो शुक्र है अल्लाह का कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ गई है। इतना आपको एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्सर लोग जो लेज़र ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी उनको ना तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि भाई लेज़र ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि आई थिंक इट्स गुड, इट्स नॉट दैट मच बैड। आप क्या कहेंगी? एक्चुअली साइड इफ़ेक्ट्स वाली जो चीज़ तब आती है लोगों में, अगर ये इंजेक्टेबल्स हैं या लेज़र्स हैं, जो भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जब किसी के साथ कुछ मिसहैप हुआ होता है। जब मिसहैप होता है तो वो पूरा ट्रीटमेंट और वो सारा जो चीज़ है वो लोगों के ज़हन में एक स्टिग्मा सा बन जाता है कि नहीं इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
ऑफ कोर्स जब आप अनक्वालिफाइड लोगों से लेज़र्स कराते हैं जिनको फ्रीक्वेंसीज का, एनर्जी सेटिंग्स का नहीं पता, वो अच्छा करने की बजाय आपकी स्किन को बर्न कर देते हैं, देन ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग टू गो। आई वुड से कि आपको हमेशा ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लोग हों जो आपकी स्किन को समझ सकें सबसे पहले। तो एज यू आर द ट्रेंड सेटर इन पाकिस्तान, आपने और कौन कौन से ट्रेंड सेट किए हैं? थ्रेड लिफ्टिंग मैंने कोई ट्रेंड तो नहीं सेट किया, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड थ्रेड लिफ्टिंग सो एवरीबडी वाज फाउंड ऑफ गेटिंग this kind of treatments. Then there are various cocktails, then there is a treatment by the name of scalp micropigmentation. I was the pioneer who has been doing that, and then there are some other clinical treatments also which I have been doing, और मेरे future plans भी regenerative medicine की तरफ है। आपको ट्रेंड सेटर पाकिस्तान में आपकी फील्ड में कहना टोटली गलत नहीं होगा, तो आई एम गोना से यू ट्रेंड सेटर इन योर फील्ड इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, एज यू आर रनिंग योर क्लिनिक वेरी सक्सेसफुली, तो आप लोगों को क्या कहती हैं कि उन्हें कब विजिट करना चाहिए, आम लोगों को भी, कि कितने टाइम स्पेन के बाद उन्हें लाजमी, चाहे उनकी स्किन को प्रॉब्लम हो या ना हो, उन्हें साल में कितनी दफ़ा विजिट करना चाहिए, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। अच्छा, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ डॉक्टर कि जो हर 2 हफ्ते और हर 10-10 दिन के बाद बुलाती है, बल्कि मेरे पेशेंट्स बेचारे दे ऑलवेज वांटेड टू सी मी सो अर्लियर एंड दे आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ, एंड आई एम सो ब्लेस्ड इन दैट सेंस। लेकिन मैं हमेशा पेशेंट्स को 6 to 8 वीक्स से पहले नहीं बुलाती हूँ, हमेशा मेरा एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होता है। बट यहाँ पे लोग बड़े बेसब्रे होते हैं तो वो पहले भी आ रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम टू माई क्लिनिक। बट जितना भी ये चीज़ें हैं, अगर हम कोई भी सपोज माइक्रो नीडलिंग करते हैं जिसमें हम एक्ने स्कार्स या रिजुविनेशन के लिए भी करते हैं, आपको अपनी स्किन का जो पूरा वो रिन्यूअल वाला साइकिल है वो 28 डेज़ लेता है, तो आप उससे पहले क्लिनिक पे विजिट नहीं कर सकते ना, आपको उतना 1 महीना वेट करना है अपने ट्रीटमेंट का पूरा रिजल्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। बाकी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो कंसल्टेशंस हैं वो आपको एटलीस्ट 2 या 3 दफ़ा साल में ज़रूर लेनी चाहिए, लाजमी जाना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर सेरिश, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, अक्सर माएँ अपने बच्चों को कहती हैं, और घरेलू ख़वातीन स्पेशली मेरी मामा भी मुझे बहुत ज़्यादा कहती थी कि अभी तुम्हारी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो शी यूज्ड टू से मी कि अभी तुमने कोई फेशियल नहीं लेना, अभी तुमने कोई भी फेशियल नहीं लेना, दिस इज़ नॉट द परफेक्ट एज। तो लेकिन आजकल तो मतलब टीन एज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स भी ले रही हैं, तो व्हाट इज़ द परफेक्ट एज टू गेट स्किन फेशियल? वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। स्पेशली बच्चे जो होती हैं, बच्चियाँ, वो बहुत डरी होती हैं और उनको लगता है कि शायद अभी से हम अपनी स्किन को यूज़ टू कराएंगे तो लेटर ऑन तो हमारी स्किन को आदत हो जाएगी, और ये ना हो हम ना कराएं तो वर्स ना हो जाए। आई वुड लाइक टू क्लियर दिस मिथ कि ना कराएं तो वर्स होने वाली भी। पहली बात ये है कि देखिए, जब आपको 13-14 ईयर्स पे आपके स्पेशियस ग्लैंड्स एक्टिव हो गए हैं, बीइंग एशियन हम सबकी ज़्यादातर जो है एक्सेप्ट फ्यू, हमारी स्किन जो है वो टेक्सचर्ड स्किन है, वी हैव पोर्स ऑफ कोर्स, सो उनकी क्लिनजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आपको एक्नी, कॉमिडॉन्स, ये वाली चीज़ें होती रहती हैं तो आई थिंक यू शुड गेट द हाइड्रा फेशियल्स डन फ्रीक्वेंटली। मैं 13-12 ईयर्स वाली बच्चियों की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, आपको मैं इस तरह से नहीं कह रही कि आप कोई इंजेक्टेबल कराएं एट दैट एज, ऑफ कोर्स बिफोर योर 18, लेकिन आप ये क्लिनिकल फेशियल्स ले सकते हैं। दे आर वेरी वेरी सेफ, दे आर वेरी वेरी जेंटल ऑल्सो, बिकॉज दे आर वेरी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। होता क्या है कि क्लिनिक में जो डॉक्टर्स हैं या जो आपके एस्थेटिशियंस होते हैं क्लिनिक में, वो आपकी स्किन को समझ के उसके मुताबिक वही वाला कस्टमाइज सीरम और एम्प्यूज और एसिड्स यूज़ कर रहे होते हैं। सो दे आर प्रिटी सेफ। तो जितनी भी 12-13 ईयर्स ओल्ड बच्चियाँ हैं वो आराम से ले सकती हैं। बल्कि होगा क्या कि जब आप अर्ली एज में ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है स्किन पे, तो वो आगे भी बहुत अच्छी रहती है। देयर इज़ वन थिंग आई एम वेरी एंशियस टू नो, आपके स्किन फेशियल्स का इतना हाइप है और इतने अच्छे क्यों होते हैं? लोग जब एक दफ़ा करवाते हैं तो दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कि नहीं अब दोबारा करवाना है, यही वाला करवाना है। तो व्हाट इज़ द सीक्रेट यू कैन से कि आपके स्किन फेशियल्स क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं? उसकी रीज़न यही है, राइट सिलेक्शन ऑफ अ पेशेंट फॉर द राइट प्रोसीजर। अगर किसी की स्किन ऑयली या एक्नी वाली है तो उसको हाइड्रा फेशियल के बाद हम ऑयली वाली ही एसिड यूज़ करेंगे या वो एक्नी वाली पीलिंग यूज़ करेंगे। और अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वी आर नॉट सपोज टू यूज़ के ये हमें किसी कंपनी ने बता दिया और यही मतलब जो भी आ रहा है उस पर लगाना है। वी डोंट फॉलो दैट काइंड ऑफ फार्मूला। सो अगेन आवर ट्रीटमेंट्स आर वेरी मच पर्सनलाइज्ड एंड वेरी मच कस्टमाइज्ड। So this is the reason we are successful. So what is your favorite kind of facial? Till now, hydrofacial is my favorite facial because this is the only facial. There are so many other facials, cryofacial, oxygen facial, XYZ, but till now Hydra is one of my favorite because it really takes out all the junk from your skin.
पहले पहले पाकिस्तानी माशरे में केमिकल पील्स का तो लोगों ने नाम भी नहीं सुना हुआ था, लोगों को पता ही नहीं था कि केमिकल पील्स क्या हैं। अब आधी आवाम को पता है, हम ये नहीं कह सकते मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट केमिकल पील्स। तो आई वांट यू कि आप लोगों को बताएं कि केमिकल पील्स क्या हैं, इनके क्या ज़्यादातर एडवांटेजेस हैं। और मैंने भी जहाँ तक रिसर्च की है तो आई थिंक कि केमिकल पील्स बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं उनके, हमें वही यूज़ करनी चाहिए। उसमें भी बेसिकली 3 टाइप्स के पील्स आते हैं। एक होम बेस्ड पील्स है, ज़्यादातर तो मेरी कलीग्स, प्रोफेशनल सीनियर्स, दे डोंट एडवाइज होम बेस्ड एसिड्स, बट आई डू, बिकॉज मुझे लगता है कि लोग अब इतने डम नहीं है, पीपल आर वेरी ब्रेनी एंड दे यूज़ देयर कॉमन सेंस, और अगर उनको आप अच्छे से समझाएं तो दे कैन यूज़ दोज एसिड्स एट होम। क्योंकि होता क्या है, देखिए हमारे पास पेशेंट ने 1 महीने बाद आना है ना अपना कोई भी ट्रीटमेंट कराने। अगर आप वीकली बेसिस पे जेंटल एसिड्स जो सुपरफिशियल पील्स हैं वो करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, आपके पिगमेंटेशन, आपके एक्नी, आपके स्कार्स के इश्यूज़ बहुत अच्छे से डील हो जाते हैं घर पे बैठ के। सो वो मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ, सो दिस इज़ अ फेशियल एट होम। आपने सैलून नहीं जाना, मैं मना करती हूँ, आई एम सॉरी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बॉटल जो है आपने वीकली बेसिस पे यूज़ करनी है, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए लगाना है फेस पे, और उसके बाद अपने फेस को रिंस ऑफ करना है। अब होता है ये पेशेंट को सिर्फ 10 मिनट के लिए, वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या करेगा सिर्फ 10 मिनट के लिए। में तो हम इतना करवाते थे, इवन फेशियल्स में भी उनकी कंप्लेंट्स ये होती है समटाइम्स, सिर्फ 30 मिनट्स का फेशियल्स। और मतलब पार्लर में तो वी आर हैविंग दैट पैम्परिंग ऑफ मसाज, और वो स्किन की इतनी सारी क्लिनजिंग की, जैसे उन्हें भी इतनी आदत हो गई होती है। आदत हो गई है। यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। तो आजकल ट्रेंड देखने में आ रहा है कि फेस शीट, एक पैक होता है, ठीक है, उसके अंदर फेस मास्क होता है और उसके अंदर ना रिटन होता है, उस पर ऑलरेडी रिटन होता है कि इसके अंदर एक फुल बॉटल है और ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। 10 मिनट जिस तरह आपने कहा है, तो भाई आपने रात को यूज़ करना है, आपने फेस शीट यूज़ करनी है और फिर आपने सो जाना है और आपको फेशियल का रिजल्ट देगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, इज़ दैट ट्रू? फेस शीट मास्क आर रियली गुड बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट, वो पूरा एक शीट कॉटन की Exactly. उसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बेसिकली वो मास्क जो है वो इन्फ्यूज़ होता है सिरम्स। देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिरम, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी शीट मास्क होता है, हाइलुरोनिक एसिड है, एलोवेरा, इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, तो वो इन्फ्यूज़ हुआ होता है, सॉक हुआ होता है। आप उसको जब निकालते भी हो तो उसके अंदर स्टिल जो है ना सिरम होता है, विच यू कैन यूज़ लेटर ऑन योर नेक और बॉडी एरियाज़। लेकिन इन सीरम्स का अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अगेन आपको सीरम्स का सॉरी कह रही हूँ, मास्क शीट का आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप चूज़ करना है। और येस, इट्स अ वंडरफुल ट्रीट टू योर स्किन, यू कैन यूज़ इट लाइक आफ्टर एवरी 2 to 3 days, या वीकली बेसिस पे भी आप इसको एज अ फेशियल के तौर पे 10 मिनट के लिए लगा सकते हैं। तो डू यू थिंक कि जो फेस शीट मास्क है ये फेशियल की तरह ही इफेक्टिव है? देखिए, फेशियल इज़ लाइक, फॉर मी फेशियल इज़ लाइक अ थोरो क्लिनजिंग ऑफ योर स्किन। ये जो मास्क है बेसिकली ये क्या करेगा, जो रिस्पेक्टिव सीरम है उसको पेनिट्रेट करा देगा, इन्फ्यूज़ करा देगा। सो दोनों चीज़ों को वी कैन नॉट मेक एनी कंपैरिजन। फेशियल की इटसेल्फ इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंस, उसकी अपनी जगह है, ठीक है, भी हम उसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकते कि ये ऑल्टरनेटिव है तो आप फेशियल ना कराएं और ये बस मास्क यूज़ कर लें। मास्क का जो पूरा पर्पज़ है वो आपकी स्किन को काम डाउन करना है बेसिकली, या वो जो सीरम है उसके अंदर उसको इन्फ्यूज़ कराना है डीपर लेवल पे। यानी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जैक्टली, दे विल गो हैंड इन हैंड। तो डॉक्टर सैरिश, आई एम श्योर लोग जानना चाहेंगे, उनके माइंड में ये क्वेश्चन तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा होगा, जिस तरह आपने पहले कहा कराची में जो लोग हैं वो एंटी एजिंग के बारे में एंटी एजिंग वगैरह को प्रेफर करते हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट्स। तो आपको क्या लगता है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कितने ज़्यादा बेहतर हैं और कितने होने चाहिए? आई एम एंटी एजिंग प्रैक्टिशनर, फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहती हूँ मतलब द मोमेंट यू हिट 25 यू शुड स्टार्ट गेटिंग योर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स। इधर इट्स प्रिवेंटिव टाइप ऑफ इंजेक्शंस सच एज बोटॉक्स भी आप करा सकते हैं अगर इफ़ यू सी योर अर्ली साइंस ऑफ एजिंग्स, जिसमें आपके क्रोज फीट हैं, आपके एक्सप्रेशन रिंकल्स हैं। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रोजन लुक, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल आप अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो फ्रीज करा दें, बट नेचुरल, मेरा जो कॉन्सेप्ट है दैट्स अ नेचुरल अप्रोच एंड नेचुरल ब्यूटी। दो ऑन माई पेज यू विल फाइंड वेरी डिफरेंट ड्रामेटिक टाइप ऑफ रिजल्ट्स ऑल्सो। आई एम क्रिएटिंग रशियन लिप्स, दैट इज़ ऑल्सो अ डिमांड फ्रॉम माई पेशेंट्स एंड आई कांट हेल्प इट। सो बीइंग इंजेक्टर आई हैव टू फुलफिल दैट पार्ट ऑल्सो, बट आई बिलीव कि ऐसा काम होना चाहिए विच शुड लुक अनडन, किसी को पता भी ना चले, और यू शुड लुक बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो स्किन टोन को नेचुरली कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? नेचुरली सबसे पहले तो सूरज को गुड बाय करके इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आपका सन एक्सपोजर इतना नहीं होता तो आपका कॉम्प्लेक्शन बेहतर होना शुरू हो जाता है, बट इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल आइडिया। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू बी आउटडोर्स। सो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि यूज़ सन ब्लॉक SPF 30+,
देन नॉट द SPF 100 खैर लोग ये भी समझते हैं कि 100 वाला जो है वो बेहतर प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है इज टैनिंग। सो यू आर नॉट सपोज टू गो टिल 100 SPF, 30 to 60 की रेंज के दरमियान रहे। उसके अलावा आपको अपनी गाड़ी है तो उसमें शील्ड्स यूज़ करें सन प्रोटेक्शन के लिए। मास्क इज़ अ गुड ब्लेसिंग ऑल्सो बाय द वे। सो आजकल हम मास्क पहन सकते हैं अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए। सो यूनिवर्सिटी में तो खैर अब कोरोना की वजह से तो हमारे पास ये एक्सक्यूज़ भी आ गया ना, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं आई वुड से कि वो अपने आप को स्पेशली बचाएं सूरज से टू गेट द रिजुविनेटेड और लाइटर स्किन टोन। अब आपने मास्क और कोरोना का जिक्र छेड़ ही दिया, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, जब कोरोना था आप जैसे कि आपने लोगों का लेज़र करना होता है, आपका क्लोज फिजिकल इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, मतलब आप तो आप कैसे डील किया आपने कोरोना में? कोविड में वी वर नॉट डूइंग लेजर्स, हमने स्टॉप कर दिया था। ओके, तो आप restrictions and of course for safety reasons we were not doing that। तो SOPs वगैरह का कितना आपने उसको फॉलो किया? SOPs का देखो ना 100% ही फॉलो किया हमने, वो सर्विस ऑफर ही नहीं की। अच्छा, तो so now people are vaccinated, we are going to start it again। तो अक्सर लोगों को ना मिथ्स हैं बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड, तो कोई ऐसे मिथ है जो आप बताना चाहेंगी कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जिसको अभी हम कर भी रहे थे और उस मिथ को क्लियर नहीं किया। मिथ ये कि अगर मैं ये ट्रीटमेंट लूँगी और उसका जब 1 ईयर के बाद इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो क्या मेरी स्किन वर्स हो जाएगी? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिथ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। होता क्या है, क्योंकि जब आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स या कराते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मेंटेनेंस है, इट्स लाइक योर जिम। आप जिम छोड़ते हैं तो खाते हैं, अब दोबारा मोटे हो जाते हैं। सो इसी तरह स्किन को आप जब छोड़ेंगे, आप 1 साल बाद सोचते हैं कि अच्छा मैं वो ट्रीटमेंट नहीं कराती और मेरी स्किन वैसी ही रहे जैसे पहले हो गई थी, और उसे 1 साल में आपने अपने आप को मिरर में इतनी दफ़ा देखा तो आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस लुक से। आपको अपने रिंकल्स, लाइंस और वो पसंद ही नहीं आ रहे होते। साल के बाद जब वो इफेक्ट्स, वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, वेयर ऑफ होती हैं, तो आपको दोबारा से ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मैं वर्स हो गई हूँ, क्योंकि वो चीज़ें दोबारा अपनी जगह पे आ गई हैं। सो दिस इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं हुआ कि उस ट्रीटमेंट में ने ये चीज़ कॉज की है। इसका क्योंकि उसका इफेक्ट वियर ऑफ हुआ है तो यू स्टार्ट फीलिंग साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड। सो दिस इज़ अ मिथ बिकॉज दीज ट्रीटमेंट्स आर नॉट गोना मेक एनी काइंड ऑफ हार्म इन अ वे कि अगर आप उसको नहीं भी कराएंगे तो आप, क्योंकि एजिंग गोइंग ऑन प्रोसेस है तो वो होती रहेगी, आपने बूढ़े होना है ऑफ कोर्स, बट यू नीड टू टेक ऑल दोज मेजर्स टू प्रिवेंट इट। तो डॉक्टर सैरिश, फेयरनेस कैप्सूल्स, जिस तरह आपको पता है, आप किसको नहीं पता कि फेयरनेस कैप्सूल्स हैं, फेयरनेस इंजेक्शंस हैं, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि आप करवा रहे हो, ठीक है, तो एट दैट टाइम या एट दैट स्पैन आप बिल्कुल ठीक रहोगे, लेकिन उसके बाद ना इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होंगे और ना इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप क्लियर करें कि भाई इसके इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? फेयरनेस इज़ अ वेरी हॉट बटन। ग्लूटाथियोन बेसिकली इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। आई हैव स्पोकन दिस मैनी टाइम्स। इसका साइड इफ़ेक्ट इज़ अ वाइटनिंग, जिसको हम, या ब्राइटनिंग कह लो, तो जिसको हम साइड इफ़ेक्ट को बेसिकली यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेशन। अब होता क्या है, देखिए हमें नेचर हैज़न्ट गिवन दैट कलर टू अस, वो जो हमें दिया नहीं है ना, एंड वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। तो वो चीज़ जो हम नेचर के अगेंस्ट जाके अचीव करने की कोशिश करेंगे, सो वी हैव टू बी ऑन दैट ट्रैक। तो फिर हम वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारे सेल्स ने तो हमारे अंदर वो पिगमेंट्स बनाने, मेलानोसाइट्स ने, हम वो कैप्सूल्स और इंजेक्शंस के साथ सप्रेशन शुरू कर देंगे, और जैसे ही हम छोड़ेंगे हम अपने कॉम्प्लेक्शन पे दोबारा वापस आ जाएंगे। ऑब्वियसली। तो दिस इज़ द थिंग, इट डिपेंड्स कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता जो है वो फॉलो करते हैं। पीपल आर क्रेजी ऑफ कोर्स टू गेट द लाइटनिंग स्किन टोन्स, और वो इवन आई नो सम सेलिब्रिटीज, दे कीप ऑन गेटिंग दीज इंजेक्शंस, दे कीप ऑन गेटिंग दीज कैप्सूल्स ऑल द टाइम। आई वुड से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मतलब देर इज़ नो हार्म कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइमल्टेनियसली 20 to 25 ड्रिप्स भी लेते हैं इंजेक्शंस की, एज सच मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में 9 ईयर्स में मैंने कोई साइड इफ़ेक्ट एज इट देखा नहीं है इस चीज़ पे। लेकिन आई वुड स्टिल से फॉर सेफ्टी रीज़न आप एक्सेस किसी भी चीज़ को ना करें। अगर आप एक कैप्सूल्स वाले कोर्स में भी है तो 6 मंथ्स के बाद ब्रेक दे दें, 3-4 मंथ्स की ब्रेक दे के देन यू कैन कंटिन्यू। Thank you so much, Dr. Sarish, for your valuable time. Thank you so much again. Allah Hafiz. Allah Hafiz.